रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब हमने डिबेंचर्स के फीचर पढ़े थे तभी मैंने बोला था डिबेंचर्स क्या हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं या इरिडीमेबल हो सकते हैं। तो नॉर्मली फिर मैंने ये भी बोला इरिडीमेबल होते नहीं है, सारे रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब क्या होता है, बाई बैक या विच आर पेड। हमें कूपन मिलते हैं ना कहीं पे, अमेजोन से कूपन वूपन मिलते हैं कुछ, फिर उनको क्या करते हैं हम, रिडीम करते हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, जब कंपनी इशू करती है तब क्या होता है, ये बंदा होता है, ये कंपनी को क्या करता है, 5 लाख रुपया देता है, ये कंपनी को 5 लाख रुपया देता है और कंपनी इसको डिबेंचर्स देती है, 5 साल के लिए डिबेंचर्स देती है और बोलते हैं कि हर साल हम तुझे 10% इंटरेस्ट देंगे इस डिबेंचर पे। तो हर साल उसको डिबेंचर हो जाए, 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद ये डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, ये कंपनी को डिबेंचर्स वापस देगा और कंपनी इसको 5 लाख रुपया वापस देगी, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तुम लोगों को क्या सीखना है, तुम अकाउंटेंसी के लेक्चर पढ़ रहे हो, तुम्हें लीगल प्रोविजन में नहीं जाना है, तुम्हें सीखना है कि हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। जब इशू किया था डिबेंचर्स उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। और अगर कोई लीगल प्रोविजन ऐसा है जिसका अकाउंटिंग में इफेक्ट आएगा, वो चीजें आप लोगों ने सीखनी है। मेनली आपको सिर्फ सीखना है कि आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, इशू की भी और रिडेम्पशन की भी। आज की डेट तक हमने इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर दी थी, तो मैं जस्ट एक एंट्री यहां पे बोलूंगा, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसकी एंट्री कैसी हो जाएगी, उसी तरीके से उसकी एंट्री हो जाएगी जिस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करेगी, जैसी एंट्री तब होती है वैसी एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर्स के वक्त है। क्या एंट्री होती है, जब कंपनी के पास पैसे आते हैं, सपोज यही 5 लाख रुपया आ गए, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए 5 लाख रुपया। तो सपोज एक साथ पैसे आ गए तो एंट्री करती है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपया, ठीक है। और जब फिर इन डिबेंचर्स को वो इशू करती है तो इनको ट्रांसफर करती है डिबेंचर अकाउंट में, तो एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख, और इनको ट्रांसफर करती है डिबेंचर अकाउंट में। सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% डिबेंचर अकाउंट वो खोलती है। बस ये एंट्री होती है इशू के वक्त, बाकी जैसे शेयर में पढ़ा था वैसे ही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था। ये डिबेंचर्स क्या है, उनके लिए लाइबिलिटी है। वहां पे क्या होता था शेयर्स में, सर शेयर में शेयर कैपिटल होता था तो वो शेयर होल्डर्स फंड में आता था, इक्विटी में आता था। ये डिबेंचर्स क्या है, ये लाइबिलिटी है, और क्योंकि 5 साल के लिए डिबेंचर्स खरीदे हैं तो ये बन जाएगा कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लॉन्ग टर्म लोन लिया होता है काइंड ऑफ, उसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल के लिए। ये तो 5 साल में रहा। अब जब पे करने की बात आएगी तो क्या तुम में से कोई बोल सकता है तब क्या होगा, जब 5 साल हो जाएंगे, अब कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को ये डिबेंचर्स वापस पे करने पड़ेंगे। तो तुम में से कोई मुझे बोल सकता है उस वक्त क्या एंट्री हो सकती है, क्या तुम में से कोई मुझे बोल पाएगा कि उस वक्त क्या एंट्री होगी, जब कंपनी को 5 साल बाद ये डिबेंचर्स वापस करने पड़ेंगे, तो क्या बोल सकते हो कि क्या अकाउंटिंग एंट्री हो सकती है, कोई वॉलंटरी ट्राई करेगा। सर बहुत डिबेंचर आसान अकाउंट, है, हाँ बताओ। डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे डिबेंचर और अकाउंट बैंक को अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, करेंगे। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके। बहुत अच्छा, आयत ने बोला ये, तो आयत बोल रही है सर हमने यस। जो डिबेंचर्स की लाइबिलिटी रखी थी, अब लाइबिलिटी को जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। तो सर इसको हम लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। तो 10 जब ये इशू की वक्त एंट्री थी, ये जो ऊपर वाली एंट्री थी ये इशू के वक्त थी, और रिडेम्पशन के वक्त बहुत सिंपल एंट्री हो गई। आयत ने एक ही में एंट्री कर दी तो मैं आयत इसको 2 एंट्रीज कर लेता हूं, बाकी तुमने भी बिल्कुल सही बोला। आयत बोल रही है कि सर हम क्या करेंगे, इस लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, हम करेंगे एंट्री 10% डिबेंचर जो लाइबिलिटी थी उसको डेबिट करेंगे 5 लाख, और ये पैसा ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर के। अब ये पैसा हमें किनको देना है, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे। और फिर जब डिबेंचर होल्डर को हम चेक इशू करेंगे और वो पैसा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो हम डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक फाइल। आयत ने एक सिंपल एंट्री बोली थी, आयत ने बोला मैं सर क्रक्स में तो एंट्री ये हो जाएगी, डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और बैंक से पैसा जाएगा। जब इशू किया था तब बैंक में पैसा आया था, जब इशू किए थे तब बैंक में पैसा आया था, और जब पे करेंगे तब क्या होगा, कंपनी के बैंक से पैसा जाएगा। और जब इशू किया था तब डिबेंचर की लायबिलिटी खड़ी हो गई थी और उस लायबिलिटी को आज हमने
खत्म कर दिया और 5 साल में हमने ये पैसे यूज कर दिए और 5 साल में कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया, तो उसकी जब जब इंटरेस्ट पेमेंट कर दी तो हमने एंट्री की थी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, और डिबेंचर इंटरेस्ट को हमने पीएनएल में लिया था। यहां तक समझ आया? तो बहुत आसान एक एंट्री करनी है हमें। 10% डिबेंचर, जो डिबेंचर की लायबिलिटी है उसको खत्म करना है, उसको आप डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर सकते हो, और फिर डिबेंचर होल्डर को जब पे करोगे तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट करोगे, या डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हैं 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही सिंपल है ये चीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? बाकी लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? आपने वो माइक वाला बटन होगा ना, उसको क्लिक कर देना है तो अनम्यूट हो जाएगा। जैनब, सोबिया, अफनान, सारे अनम्यूट करो। समझ आया यहां तक? यस सर। तो रिडेम्पशन एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब आपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया तब अकाउंट की एंट्री कर सकते हो। रिडेम्पशन में भी उसका उल्टा करना है। और रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? अपना तुम लेट आ गए। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? बाय बैक कर देना इन डिबेंचर्स को। पहले इशू के वक्त डिबेंचर्स इशू करती थी कंपनी, और रिडेम्पशन के वक्त ये डिबेंचर्स वापस लेगी और उन बंदों को पैसे दे देगी। ठीक है, बट अब इसके कुछ लीगल प्रोविजन है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जिनका अकाउंटिंग में इफेक्ट आता है। मैंने आपको बोल दिया है जब स्टार्टिंग में, आपको आपके लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1994। इसलिए कंपनीज के लिए कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013। हमने जब पढ़ा था कि कंपनी के फीचर्स मैंने तब बोल दिए थे, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो वो तो कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट के ऊपर, ये कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट होता है जो इनको रेगुलेट करता है, ये कोई फ्रॉड ना करे, ये लोगों का नुकसान ना करे। तो इनके स्ट्रिक्ट प्रोविजन होते हैं जो उनको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि इनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने पड़ते हैं, और इनको क्या करना पड़ता है। मेरी वीडियो आ रही है क्या? इनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने पड़ते हैं, और इनको ऑडिट कराना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने बोली थी। ठीक है, अब इसी में एक चीज है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप तो लोगों का पैसा ले रहे हो। कंपनी लोगों का पैसा ले रही है कि नहीं ले रही है? क्या कंपनी लोगों का पैसा लेती है यस सर। डिबेंचर से? यस सर। तो क्या लगता है कंपनीज एक्ट बीच में आना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी लोगों का पैसा लेगी फिर जाके भाग जाएगी। एक डर तो है ना कि यहाँ पे जैसे बैंक में हम पैसा लगाएंगे, वहां पे बैंक में तो पैसा सेफ होता है, फिर भी आजकल के जमाने में थोड़ा सा डर, अदरवाइज तो सेफ होता है। हम बैंक में एफडी लगाएंगे और जब चाहेंगे एफडी को तोड़ के पैसा लेंगे। बट कंपनी के केस में ये चीज नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे 2-3 बैंक की है, बट कंपनी तो कोई भी बन सकती है और लोगों से पैसा ले सकते हैं, फिर उठ के वो भाग जाएंगे तो कैसे पकड़ लेंगे उनको? तो इसलिए कंपनीज एक्ट के ऊपर एक तो पहले ही डायरेक्टर्स का आपको डीन देना पड़ता है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, ये आरओसी में रजिस्टर करना, बहुत स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन पहले होती है। उसके बाद भी कंपनीज एक्ट बोला है कि अगर आप लोगों से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हो, अब आपको तो ये 5 साल बाद या 6 साल बाद या जितना भी टर्म रखा है वापस करना है ना उनको, तो इसलिए आप क्या करो, हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा एक रिजर्व में ट्रांसफर करो, जिसका नाम है, कोई बोल सकता मुझे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो क्या बोलता है कंपनीज एक्ट इन कंपनीज को कि अगर आप रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आप क्या करो, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट अपने प्रॉफिट्स में से, उन प्रॉफिट से जो आप शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे सकते हो, वहां से निकाल के ट्रांसफर करो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। इसकी वजह से क्या होगा, जो डिबेंचर होल्डर है उनका इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो सकता है। क्या तुम में से कोई, सबसे पहले पता आप लोग क्या करो, आपके पास जो बुक है ना उसमें पेज नंबर 9.5 9.3 जो है वो वहां पे आ जाओ, पेज नंबर 9.3 पे आ जाओ। आपकी बुक जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड की जो बुक है, ये 3 ऑथर्स जो है, सी मोहन जुनेजा, बलजिंदर सिंह, इनकी जो बुक है, पेज नंबर 9.3 पे जो डीआरआर के बारे में डेफिनेशन दी है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें इन्होंने लिखा है इज ए सिक्योरिटी रिजर्व यील्डिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसको काट दो। ये तीनों लाइनें जो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तक गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ये मतलब नहीं है जो इन्होंने लिखा है
खामा का बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये 3 लाइनें लिखी है। मैं जब आपको अब बोलूंगा उसको अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, क्या मैंने बोला कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? कंपनीज एक्ट बोलता है इन कंपनीज को आप हर साल क्या कर देना। अगर मैं जस्ट सिंपल बताऊंगा, अगर आपने 5 लाख के डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए और ये आपको 5 साल बाद रिडीम करने हैं, ये आपको 5 साल बाद रिडीम करने हैं, तो आप क्या करो, सिंपल सी चीज जैसे मैं बताता हूं, आप क्या करो, हर साल रिजर्व में 1-1 लाख रुपया ट्रांसफर करो। इस रिजर्व में 1 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए, 5 साल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 5 लाख रुपया। 5 लाख। 5 साल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 5 लाख 5 लाख। रुपया। और फिर जाके क्या करो, इनको ये लाइबिलिटी पे करो। अब आप बोलोगे कि मैं आयत बोली कि सर हमने तो वो एंट्री की थी, डिबेंचर अकाउंट 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे तो एंट्री हो ही गई, पेमेंट उनको मिल गई। इस डीआरआर क्रिएट करने का क्या रीजन है, लॉजिक क्या है इसका? क्या तुम में से कोई बोल सकता है इससे कैसे इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाएगा डिबेंचर होल्डर का? कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि आप हर साल कुछ पैसा इसमें ट्रांसफर करो, कितना परसेंटेज हो बाद में पढ़ेंगे, बट कुछ परसेंटेज ट्रांसफर करो इसमें हर साल, जो जिनका सिर्फ यूज होगा कि वो रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा, वहां पे जो पैसा होगा वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो इससे कैसे सेविंग हो जाएगी, कैसे सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोल सकते हो कि डीआर में ट्रांसफर करने से कैसे फायदा होगा? सर क्योंकि हम ये प्रॉफिट में से हिस्सा उनके लिए अलग रखेंगे, जब टाइम आ जाएगा मैच्योरिटी डेट तो हम उनको दे सकते हैं इजीली। इजीली दे सकते कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रॉफिट आता है मुझे, अगर 2019 में मेरा प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया, ठीक है, तो इस 10 लाख को मैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे सकता हूं। अगर मैं 10 लाख का 10 लाख डिविडेंड दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो मेरा प्रॉफिट लॉस में अलग में बचा, ये 10 लाख मैंने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे दिया, तो कुछ पैसा बचा नहीं बिजनेस में, वो कैश निकल जाएगा। बट अगर मैं यहां से उठा के 1 लाख रुपया डीआरआर में ट्रांसफर करूंगा, तो अब मैं कितना डिविडेंड दे सकता हूं? खाली 9 लाख की। 9 जब लाख। मैं 9 लाख की डिविडेंड दूंगा तो एसेट साइड में 1 लाख तो कैश बच ही गया। अगले साल भी मैं 1 लाख इधर ट्रांसफर करूंगा तो एसेट साइड में वो बचेगा ना, तो वो पैसा तो बिजनेस में ही रहेगा ना। जब मैं डीआरआर में ट्रांसफर करूंगा, वो प्रॉफिट जो मैं डिविडेंड की फॉर्म में दे सकता था उनको मैंने डीआरआर में ट्रांसफर किया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो पैसा तो बिजनेस में ही रहा, वो पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिवेंचर होल्डर है उनका इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा। शेयर होल्डर तो सारा पैसा डिवेंचर, कंपनी किन की है, शेयर होल्डर की, तो कंपनी एक्ट बोलता है आप भाई सारा पैसा डिविडेंड नहीं ले सकते हो, आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर में अपने इन प्रॉफिट्स में से हर साल, जब तक आपको रिडेम्पशन नहीं करोगे। जब रिडेम्पशन करोगे तब उनको, आपके पास कैश पड़ा होगा, उनको दे देना, फिर इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिजर्व में हर बार आपने क्रेडिट 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 कर दिया होगा। क्रेडिट करने से मकसद एक ही है, ये डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको कम कर देना है। जब आप डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट ही कम करोगे, बाकी पैसा तो बिजनेस में ही रहेगा कहीं ना कहीं, तो फिर जाके आप क्या कर सकते हो, लास्ट में ये एक एश्योरेंस मिलती है कि ऐसा करने से आपके पास पैसा बचेगा। अगर आप लाकम नहीं लगाओगे इनको कि भाई सारा पैसा डिविडेंड मत दे दो, ये सारा पैसा डिविडेंड दे जाएंगे, लास्ट में कुछ पैसा ही नहीं बचेगा इनको डिबेंचर्स को देने के लिए, अब इनको फिर और लोन लेना पड़ेगा। वही होता है ना, कोई बंदा जिस कर्ज अवलोकन बात क्या करा से एक कर्ज बिकी दवाई की सवा, अगर से पनी सैलरी या बिकुन मुझ बचाए पूछ, वो अपने कर्जदारों का पैसा दे सकता है। इसी तरह से कंपनी को बोला जाता है आप सारा पैसा डिविडेंड मत दे दो, आप कुछ पैसा साइड में रखो डीआरआर में लिए, डीआरआर के लिए, ताकि बाद में आप क्या कर सको, वहां से पे कर सकते हो। इसमें एक और बात है, आप बोलोगे सर ठीक है इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, तो ये एक का हम बोलेंगे अगर 10 लाख का प्रॉफिट आया था 10 लाख का कैश आ गया सपोज, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कैश है वो तो एसेट्स में यूज हो गया, इन्होंने चलो प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं दिया, बट इन्होंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दिया, कार परचेज कर दी, कोई एसेट परचेज कर दिया, व्हाट इज द गारंटी कि जब हमें रिडीम्पशन करना पड़ेगा तब हमारे पास कैश होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट्स है बट फिर भी कैश नहीं है कंपनी के पास, क्यों, ये सारा नॉन कैश प्रॉफिट है, डेटर्स में पैसा फंसा हुआ है, स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, एसेट्स में पैसा फंसा हुआ है, फिर भी प्रॉफिट आ रहा है बट कैश ही नहीं है बिजनेस में। तो सर ये दिक्कत भी तो आ सकती है, मेयरली डीआरआर में ट्रांसफर करने से पर्पस सर्व नहीं होगा। तो कंपनीज एक्ट बोलता है यहां से जो पैसा है उसमें से कुछ परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट कहां करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट करना पड़ेगा, एफडी करनी पड़ेगी, बैंक में जमा करना पड़ेगा, मतलब आपको उन्हें कहीं पे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आप बाद में जल्दी निकाल के उसके साथ उससे आप पैसा मिलेगा और वो उनको दे सकते हो। तो आप सिंपल चीज कर सकते हो, हर साल आपने क्या करना है, सपोज 1 लाख रुपया डीआरआर में ट्रांसफर करोगे और उसके बाद क्या करोगे,
वहां से जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट करोगे। तो जब आपने डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, अगर आपका पहले प्रॉफिट 10 लाख था, आपने 1 लाख उठा के कहां कर दिया, डीआरआर में कर दिए, तो डीआरआर क्या बनेगा आपका, रिजर्व। तो आपके पास जो ये, अगर मैं लाइबिलिटी साइड दिखाऊंगा या एसेट साइड दिखाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डीआरआर 1 लाख, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 9 लाख, और यहाँ पे क्या होगा, सपोज कैश 10 लाख। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन यही होगी। तो अब बोलते हैं इस डीआरआर के अगेंस्ट में तुम क्या करो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। तो मैं अगर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बैंक में ये पैसा लगाऊंगा एज ए एफडी। एफडी अगर मैं लगाऊंगा 1 लाख की, तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर, एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी इन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। तो फिर सर इस तरह से एंट्री होगी, यहाँ पे कैश होगा, यहाँ पे एफडी होगी 1 लाख की। तो हर साल मैं यही करूंगा। तो 5 साल बाद क्या होगा सर, डीआरआर में 5 लाख रुपया होगा। 5 साल बाद क्या होगा, डीआरआर में 5 लाख होगा, और एफडी क्या होगी 5 लाख की। और फिर जाके क्या करूंगा सर, इस एफडी को हम तोड़ेंगे। इस एफडी को जब हम तोड़ेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एफडी 5 लाख, और हमारे पास क्या आ गया 5 लाख। ये उठा के डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ये जो हम एफडी करते हैं, इस डीआरआर के अगेंस्ट में जो पैसे हम कहीं पे लगाते हैं, चाहे बैंक में एफडी लगाएंगे या कहीं पे सिक्योरिटीज में लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ आई बात, डीआरआर अकाउंट समझ आया, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझ आया क्या होता है। यस सर, Yes, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑनेस्टली 12th में कोई इस तरह से ये नहीं करता है, सारे स्किप करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट सीए के स्टूडेंट्स भी, सीए इंटर तक उनको क्लैरिटी नहीं आती है कि डीआरआर अकाउंट क्या होता है और ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि डीआरआर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या पर्पस होता है, और इसके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पर्पस कैसे होता है, ताकि हमें लास्ट में वो पैसे बच जाए। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया डीआरआर के बारे में, डीआरआर इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस क्या है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल मैं और डीआरआर के बारे में बोलूंगा, बट अभी हम सिंपल जो बेसिक क्वेश्चंस है डिबेंचर्स के, रिडेम्पशन के, वो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बुक के डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा, बाद में फिर और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है वो मैं डीआरआर के बारे में बताऊंगा, बट वो हम कल करेंगे। अभी आप अपनी बुक पे आ जाओ, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, आप उस पे आ जाओ। ठीक है, आप कुछ याद नहीं रखना उसने हेडिंग क्या दी है, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लेना, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लेना, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो ये कहानी बोलेंगे हम उसको उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो जस्ट मैं आपको बताता हूं, बाकी जो डिटेल में है वो आपको याद करना पड़ेगा। दो बेसिक चीजें आप याद रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सेक्शन कंपनीज एक्ट, बट मैं जो सिंपल चीजें बोलूंगा ना आपको, आपको सिर्फ वो याद रखनी है, हम इसमें फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला था कि आपको कंपनीज एक्ट बोलता है कि कुछ परसेंटेज आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और उसमें से कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। तो नॉर्मली आप याद रखो, जो नॉर्मल कंपनीज होती है, जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनको 25% जो है, 25% इनको कहां पे ट्रांसफर करना होता है, डीआरआर में। 25% जितने भी इनको डिवेंचर्स है उनका 25% इनको क्या करना है, डीआरआर में ट्रांसफर करना है। ये एक बात है। जो 25% ऑफ डिवेंचर्स है, जितनी भी इनकी डिवेंचर्स लाइबिलिटी है, एटलीस्ट इनको एंश्योर करना है कि 25% अमाउंट इनको डीआरआर में ट्रांसफर करना है। 100% ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25%, क्योंकि आपने अभी देख लिया डीआरआर से जो पर्पस शुरू होता है वो डायरेक्टली उतना नहीं होता है कि, मतलब आपने देख लिया ना कि कैश तो किसी और तरीके से भी आपके पास हो सकता है, बट इससे एक पर्पस शुरू होता है कि प्रॉफिट सारे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ना चले जाए। तो आप नॉर्मल रखो 25% इनको डीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, और ये जो डीआरआर में जितना भी पैसा होगा उसका 15% इनको इन्वेस्ट करना होता है। बस यही दो चीजें आप याद रखो। नॉर्मल कंपनी जो है, बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के जो नॉर्मल कंपनीज है, उनको एटलीस्ट 25% अमाउंट ऑफ जितना भी डिवेंचर्स है डीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, और जितना भी डीआरआर में पैसा हुआ है सारा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 15% इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है और क्यों सारा करने की जरूरत है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, बट आज हम एक कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक आप इतना याद रखो। तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम करेंगे, तो आज वही एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी रिडेम्पशन की। ठीक है, आप इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। आगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ आप।
मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। लुधियाना कॉटन मिल्स लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग रुपीज 8,09,000 डिबेंचर्स डिवाइडेड इनटू डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2019। क्या बोलता है, इनके पास 8 लाख के डिबेंचर्स है रुपीज 100 ईच के, जो ड्यू फॉर डिबेंचर है, रिडम्पशन है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन, इग्नोर इंटरेस्ट, इग्नोर इंटरेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं बोला है आगे आपकी बुक ने कि डिबेंचर्स कब हुए थे, कब की बात हो रही है। ठीक है, बट मैंने आपको क्या बोला था, अभी दो चीजें मैंने आपको बोली थी कि कंपनी को क्या करना होता है, एटलीस्ट जब इनको रिडीम करना होता है उससे पहले तक इनको इंश्योर करना होता है कि एटलीस्ट जितने भी डिबेंचर्स है उनका 25% इन्होंने डीआरआर में ट्रांसफर किया होना चाहिए। मुझे बताओ डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना किया होगा, 25% ऑफ जितना आपके टोटल डिबेंचर्स है, 8 लाख डिबेंचर है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। 8 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख रुपया। तो हालांकि ये एंट्रीज तो करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी बुक ने ये कर दी है, तो मैं आपको बोलूंगा पीछे क्या हुआ होगा। पीछे एक एंट्री होगी, इन्होंने आज तक 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया होगा डीआरआर में। अगर नहीं किया होगा तो रिडेम्पशन से पहले ये एंट्री करेंगे 2 लाख की। हम आपकी बुक ने माना है कि इन्होंने अभी तक नहीं किया था, तो ये पहले ये एंट्री करेंगे तभी ये रिडेम्पशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आपको 2 लाख रुपया डीआरआर में ट्रांसफर करने थे। तो एंट्री क्या होगी की होगी इन्हें, सर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं डीआरआर, इसका मतलब क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना, 2 लाख रुपया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको मानना है ये वही कंपनीज है जिनके लिए ये एप्लीकेबल है कि उनको 25% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, इनको क्या करना पड़ता है, 15% जो है इनको इन्वेस्ट करना है, 15% अमाउंट जो है इनको इन्वेस्ट करना है। किनका, आप एक बार अगर अपनी बुक में आ जाओगे, 15% किसका इन्वेस्ट करना होता है, 15% किसका इन्वेस्ट करना होता है, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ये थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, 15% करना होता है। ये 25% तो आपको टोटल में करना है, जितने भी आपके डिबेंचर्स है ना उनका 25% आपने क्या करना होता है, डीआर में ट्रांसफर। बट 15% किनका होता है, ये मैंने गलत बोला, 15% करना होता है जो डिबेंचर्स आपके, मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर 5वां साल होगा ना, तो 31 मार्च को, मतलब सॉरी, जब भी आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हो ना, जो उस साल में रिडीम होने वाले डिबेंचर्स होंगे उनका जितना भी वैल्यू है उनका 15% आपको रिडीम करना है, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना है। कितना, जो आपको उस साल डिबेंचर रिडीम करने हैं, किसी भी साल में जो आपको डिबेंचर जब रिडीम करने हैं, एटलीस्ट 15% ऑफ दैट अमाउंट शुड बी इन द डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ आई बात कि मैं दोबारा से बोलूं, क्या मैंने बोला, जितने भी आपके डिबेंचर्स है उसका 25% आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना है। दूसरी बात, जितने भी आपके डिबेंचर्स किसी साल में रिडीम होने वाले हैं, कल मैंने आपको बताया था ना नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो जो डिबेंचर्स आपके इस साल में रिडीम होने वाले हैं उनका 15% आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कितने इनके 8 लाख या 8,31 मार्च को रिडीम हो रहे हैं, तो 8 लाख का 15% कितना हुआ, 1,20,000। तो 1,20,000 इनने कहां पे ट्रांसफर किया होगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो अगर किया होगा तो इनने एंट्री ये की होगी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इन्होंने ऑलरेडी किया होगा। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी बुक ने कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2 एंट्रीज उन्होंने आराम से की होगी। अगर 2 नहीं तो ये एंट्री तो इन्होंने की होगी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस से डीआरआर में 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए होंगे। ये तो अलग बात है, ये वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है जिसके बारे में कल हम अलग से बात करें। अब मुझे बताओ 8 लाख के डिबेंचर्स, 8 लाख के डिबेंचर्स जब रिडीम करने होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लाख के डिबेंचर्स अब मुझे रिडीम करने हैं 31 मार्च को, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 31 मार्च को जब मुझे डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, वेरी गुड, जिसने भी बोला, आयत ने शायद बोला, सर हमने जो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की थी इसको बेच डालेंगे क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत है। तो ये जो एंट्री पहले की थी कभी, ठीक है, ये पहले जब कभी की थी, इसको क्या करेंगे फिर इस इन्वेस्टमेंट को, सर इस इन्वेस्टमेंट को बेच डालेंगे, तो तब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000। असल में हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट आपकी बुक ने पिछले वाला भी बोल दिया है, तो मैंने आपको तभी ये चीज बोला कि ये बैकग्राउंड में हुआ होगा,
आपने प्रॉफिट ये डिबेंचर्स का 25% आपने डीआरआर में ट्रांसफर किया होगा, उसमें से आपने क्या किया होगा, डिबेंचर्स का 15% आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा। डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आई बात? फिर हमने जब रिडीम करना है तो हम क्या करेंगे, इन डिबेंचर्स को, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को खत्म करेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारे पास कैश आया, अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो अपना मुझे बोलेगा कि डिबेंचर्स की लायबिलिटी कितनी है मेरी बुक्स में। सर डिबेंचर्स की लायबिलिटी मेरी बुक्स में 8 लाख है, तो वो जो 9% डिबेंचर्स है उसमें 8 लाख पड़ा होगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। वो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करूंगा। तो सर एंट्री करूंगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, ट्रांसफर करूंगा किनको, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में। अभी कैश में नहीं करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स की लायबिलिटी खड़ी करेंगे कि अब मुझे ये पैसा किनको देना है, डिबेंचर होल्डर को, तो लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर के नाम पे करूंगा। फिर डिबेंचर होल्डर जब पैसा निकालेंगे क्या उनके अकाउंट में हम डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट की 8 लाख की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट 8 लाख रुपया। ठीक है, हमारे पास वही 1,20,000 नहीं है ना, हमारे पास बाकी कैश भी पड़ा होगा, वो एटलीस्ट क्या होता, थोड़ा सा पर्पज सर्व कर लेता है। ठीक है, ये होगी बात। डिबेंचर को भी पे कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा है, ये था, ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सर हमने प्रॉफिट्स में से 2 लाख रुपया डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया था, गर्ज एक ही था कि जो हम डिविडेंड ना दे दे, तो वो काम तो हो गया, डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। क्या अब डीआरआर की कोई जरूरत है, क्या उस डीआरआर रिजर्व में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, आप हमने पढ़ा था ना कि जनरल रिजर्व होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। डीआरआर इज ए स्पेसिफिक रिजर्व जो हमने इसलिए बनाया होता है ताकि हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो कुछ पैसा ब्लॉक रहे। जब हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, क्या उस डीआरआर की कोई जरूरत है? द आंसर इज नो। नो सर, आंसर इज नो। अब उस डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, तो वो पैसा किनका है, सर वो शेयर होल्डर का पैसा है, तो उसको ट्रांसफर करते हैं फिर जनरल रिजर्व में। क्या कर, वो शेयर होल्डर्स का है, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया था, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में वापस नहीं लेंगे, तो उसको हम रिजर्व कहां पे ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री करेंगे फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना किया था हमने, 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जनरल रिजर्व इज आल्सो ए फ्री रिजर्व, उससे आप कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक चीज समझ आ गई। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट आप लोग इसको छोड़ना नहीं, आप करना। बट एग्जामिनेशन की जब आप प्रिपरेशन करोगे, ये चैप्टर आप सिर्फ नॉलेज पर्पज से पढ़ देना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लास्ट मोड में कर देना। पहले आप वो सारे पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल और रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो सारे चीज कर देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपके पास टाइम बचेगा तब ये चैप्टर कर देना। हालांकि है बहुत आसान, पर बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, तो आप भी इसको बट लास्ट में कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है। अब आप ये समझ आया जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं। यस सर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप खुद ही कर लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, मैं जस्ट रीड करता हूं, मैं देखता हूं आपको आएगा कि नहीं आएगा। स्टार लिमिटेड इशूड 8 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹8 लाख डिबेंचर्स, इट इज नॉट नंबर, इट इज वैल्यू, 8 लाख रुपीज के डिबेंचर्स। ठीक है, द कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज ऑन 10 अप्रैल 2015। ठीक है, इमेज क्या गो 10 अप्रैल कहां से आ गया, 10 अप्रैल 2015 नहीं होगा, 10 अप्रैल 2018 होगा। फॉर जनरल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब मुझे बता दो, क्या डिबेंचर जब इशू कर दिया 8 लाख एंट्री करनी आ जाएगी? सर बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, फिर 31 मार्च को आपने क्या कर दिया, सर 31 मार्च को हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक। यहाँ पे इसने ब्रैकेट में बोला इग्नोर टीडीएस, क्यों? कल मैंने आपको लेक्चर में बोला था सेक्शन 193 बोलता है टीडीएस काटना है, बट इन्होंने बोला इग्नोर टीडीएस, तो आपको टीडीएस की एंट्री नहीं करनी है। वो तो कंसेप्चुअली था, बट ये आपको पूरे टीडीएस इग्नोर करना है, तो आप पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को दोगे और इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर। फिर इन्हें क्या करना है, डिबेंचर इसने कब बोला था वो रिडीम हो रहे हैं, 31 अगस्त को। अच्छा, ये 10 अप्रैल 2015 है ना, ये 10 अप्रैल 2019 है, इन्होंने गलत किया, 15 को 19 कर देना। तो 10 अप्रैल 2019 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने द कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कितना करना है इनको इन्वेस्ट, इनको कितना इन्वेस्ट करना है सर? 25%। कितना इन्वेस्ट करना है, 25%। बट उससे पहले क्या करेंगे 31 मार्च को 25%, 25% कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ये डीआरआर में सर, ये करेंगे 25% डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 31 मार्च को एंट्री हो जाएगी, 8 लाख का 25% 2 लाख, और 10 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है,
15% डिपॉजिट किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद फिर क्या होगा, 31 अगस्त को जब रिडीम करना है तब तो कोई पहले इंटरेस्ट दोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का इंटरेस्ट दोगे तुम 31 अगस्त को, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक, और फिर जाके जो DRR इन्वेस्टमेंट आपकी 1,20,000 की थी उसको एनकैश करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट, फिर जाके डिबेंचर होल्डर का जो पैसा है वो उनको ट्रांसफर करोगे उनके अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी। पहले लायबिलिटी खड़ी करोगे, डिबेंचर्स को खत्म करके लायबिलिटी खड़ी करोगे डिबेंचर होल्डर के नाम पे, फिर जब डिबेंचर होल्डर को पे करोगे तो बैंक करोगे, और उसके बाद जो DRR में आपका 2 लाख पैसा पड़ा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उस DRR अकाउंट को आप ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में, जो इन्होंने नहीं कर दिया आप उसको एंट्री को कर देना और इंटरेस्ट को PNL में लेना। तो लास्ट एंट्री ने की है, ठीक है। तो आप कोशिश कर देना, आप इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 यहां तक आप कल करके आ जाना, ठीक है। कल मैं आपको डिबेंचर, अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेता हूं, ये जो आप वापस आ जाओ, स्टार्ट में आप आ जाओ, जो हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, पेज नंबर 9.5। हमें क्या गरज है, हमें इन डिबेंचर्स का पैसा वापस देना है। वन ऑफ द तरीका इस हम क्या करेंगे, लमसम मेथड। लमसम मेथड क्या है, हमने आज डिबेंचर्स को इशू कर दिया, 5 साल बाद इनको पे करेंगे। और दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड, जो मैंने आपको कल बोला था कि पहले साल 5 लाख में से 1 लाख देंगे, ऐसे वो हम इसकी अकाउंटिंग हम कल करेंगे, ठीक है। बट एक मेथड वो है। दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो बोला था, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, आप इनको इक्विटी शेयर होल्डर बताओ, अगर मैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहा हूं तो काइंड ऑफ रिडेम्पशन तो हो गया ना, डिबेंचर की लायबिलिटी तो खत्म हो गई, तब क्या करेंगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, तो उस तरह से भी रिडेम्पशन हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, बाय परचेज इन ओपन मार्केट, इसकी अकाउंटिंग एंट्री में करूंगा बाद में, बट आज में अभी 2-3 मिनट है तो मैं आपको बताऊंगा बाय परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है। क्या लगता है आपको, क्या मतलब होता है बाय परचेज इन ओपन मार्केट? हम क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स मार्केट से खरीद सकते हैं। ये कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए, इसने अपनान को दे दिया, अमान को दे दिया, आप जितने भी हो आप सबने कंपनी के डिबेंचर्स इशू खरीद दिए। बाद में कंपनी को लगा कि हमें पैसे तो है, अभी हमें पैसों की मतलब डिबेंचर्स की अब मतलब हमारे पास सरप्लस पैसा है, तो कंपनी मार्केट में जाके अपने ही डिबेंचर्स परचेज करती है। क्या करती है, अपनी ही डिबेंचर्स परचेज करती है, जिनको हम ओन डिबेंचर्स बोलते हैं। जब आप ओन डिबेंचर्स परचेज करोगे तो आप एंट्री क्या करते हो, हम बोलेंगे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर आपके पास 2 मेथड है, या तो आप उस ओन डिबेंचर को मार्केट में बेच सकते हो बाद में, या फिर आप उनको कैंसिल करोगे। आपने ओन डिबेंचर्स परचेज कर दिए, एसेट, यहां से आपकी लायबिलिटी साइड में क्या है, डिबेंचर्स की लायबिलिटी, तो आप उनको नॉक ऑफ कर सकते हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। या अगर आपको लगता है कि बाद में डिबेंचर्स हमें पैसा और चाहिए, जो आपने डिबेंचर्स अपने परचेज करके आप उनको बेच सकते हो। आप बोलोगे सर हम क्यों आप डिबेंचर्स परचेज करते हैं आपने, इससे क्या होता है कि हमारा में इंटरेस्ट में थोड़ा सेविंग होता है। कैसे सेविंग होता है, वो जो आगे के लेक्चर हो जाएंगे उसमें हम ये चीज करेंगे। आज हमने सिर्फ पहला वाला मेथड किया, लमसम मेथड, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए, वो आप कर लेना। कल कुछ और है DRR के बारे में स्पेसिफिक रूल्स, वो मैं कल बोलूंगा। और कल हम करेंगे डिबेंचर ड्रॉ बाय लॉट्स और बाय कन्वर्जन और परचेज इन ओपन मार्केट। कोशिश करेंगे कल या परसों के लेक्चर तक हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो सबसे टफ चैप्टर होता है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे, ठीक है, इंशाल्लाह उसमें करेंगे। तो आज का अगर कोई डाउट है कुछ भी तो मुझे बता दो। नो सर। इन्होंने जो DRR की डेफिनेशन लिखी थी ना, प्लीज वो काट देना। 9.3 में इन्होंने बोला है डिबेंचर रिवर्सल रिजर्व इज अ सिक्योरिटी रिजर्व यील्डिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय अ कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स। ये ऐसा कुछ नहीं निकलता है, पता नहीं क्या मतलब इन्होंने निकाला, क्रिएट आउट द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ, कुछ इसमें ठीक मतलब है कुछ गलत मतलब है, आप इसको छोड़ देना। तो जो मैंने आपको खुद बोला कि DRR हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स में से तो करते हैं, इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, तो ये डायरेक्टली यील्ड नहीं करता है फिक्स्ड रिटर्न। DRR के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आती है। DRR से कोई रिटर्न डायरेक्टली नहीं आती है। DRR से एक ही पर्पस शुरू होता है कि जो पैसा डिविडेंड की फॉर्म में बाहर जा सकता था, उस पर लगाम लगती है, उस पर रोक लगती है, वो दरवाजा हम बंद करते हैं कि भाई आप डिविडेंड इतना नहीं दे सकते, वो एक पर्पस है इसका, ठीक है। तो कुछ है कल सेबी की गाइडलाइंस, वो मैं कल बता दूंगा थोड़ा डिटेल में, और कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज ही ज्यादा हो जाएगा तो, और यहाँ से भी लेक्चर का